अध्याय 5 माया पंछी का समूह। तुम्हारी माँ? सीरियस ने कहा। हाँ, वो बूढ़ी औरत मेरी माँ है। हम 1 महीने से उनकी तस्वीर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने कैनवास के पिछले हिस्से को स्थायी समूह से चिपका रखा है। चलो उन लोगों के दोबारा जागने से पहले जल्दी से निकलते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? हैरी ने हैरान होकर पूछा जब वे हॉल के दरवाजे से बाहर निकलकर पत्थर की संकरी सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगे। बाकी लोग उनके पीछे थे। सीरियस ने कहा, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यह मकान मेरे माता पिता का है? ब्लैक खानदान का आखिरी वारिस होने के नाते अब यह मकान मेरा है। मैंने मुख्यालय बनाने के लिए इसे डम्बलडोर को सौंप दिया है। यही एक उपयोगी काम कर सकता था। हैरी को इससे बेहतर स्वागत की उम्मीद थी। उसका ध्यान इस तरफ गया कि सीरियस की आवाज़ कितनी सख्त और कटु थी। वो अपने गॉडफादर के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरा और एक दरवाजे से होकर तलघर में बने किचन में पहुंच गया। यहाँ भी ऊपर के हॉल जितना ही अंधेरा था। यह एक गुफा जैसा कमरा था जिसमें खुरदुरे पत्थर की दीवारें थीं। ज्यादातर रोशनी कमरे के दूर वाले कोने पर बनी बड़ी अंगीठी की आग से आ रही थी। पाइप का धुआं हवा में लहरा रहा था, जिसके बीच में छत से लटकते लोहे के भारी बर्तन दिख रहे थे। मीटिंग के लिए कमरे में बहुत सारी कुर्सियां ठूस दी गई थी और उनके बीच लकड़ी की एक बड़ी टेबल रखी हुई थी। टेबल पर बहुत से चमपत्र, प्याले, शराब की खाली बोतलें और चीथड़े के ढेर जैसी कोई चीज पड़ी हुई थी। टेबल के एक कोने पर मिस्टर वीजली और उनका सबसे बड़ा बेटा बिल सिर टिकाकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दुबले और लाल बालों वाले मिस्टर वीजली गंजे हो रहे थे और उन्होंने सिंह के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। मिसेस वीजली ने अपना गला खंखारा, जिससे उनके पति चौंक गए। उन्होंने मुड़कर देखा और उछलकर खड़े हो गए। हैरी! उसका स्वागत करने के लिए मिस्टर वीजली ने जल्दी से आगे आते हुए कहा और उससे कसकर हाथ मिलाया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उनके कंधे के ऊपर से हैरी ने देखा कि बिल के लंबे बाल अब भी पोनी टेल में बंधे थे और वो टेबल से चमपत्रों को जल्दी जल्दी समेट रहा था। बिल ने एक साथ 12 चमपत्रों को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, सफर ठीक रहा हैरी? बावरे नंद तुम्हें ग्रीनलैंड तक घुमाकर तो नहीं लाए? उन्होंने कोशिश तो की थी, टोंग्स ने कहा, जो बिल की मदद करने के लिए आगे आ गई थी। इस कोशिश में उसने आखिरी चमपत्र पर एक मोमबत्ती गिरा दी। ओ नहीं, माफ करना। ओह डियर, मिसेस वीजली ने चिढ़ते हुए कहा। फिर उन्होंने अपनी छड़ी लहराकर चमपत्र को ठीक कर दिया। मिसेस वीजली की छड़ी की चमक में हैरी को दिख गया कि उस चमपत्र पर किसी इमारत का नक्शा बना था। मिसेस वीजली ने उससे नक्शे को देखते हुए देख लिया था। उन्होंने टेबल पर से नक्शा उठाकर बिल के हाथों में लदे सामान पर रख दिया। फिर वे बोली, मीटिंग खत्म होने के बाद इस तरह की चीजों को तत्काल हटा देना चाहिए। इसके बाद वे पुराने ड्रेसर में से डिनर की प्लेटें निकालने लगी। बिल अपनी छड़ी बाहर निकालकर बुदबुदाया, लुक तो। चमपत्र फौरन गायब हो गए। बैठ जाओ हैरी, सीरियस ने कहा। तुम बंडगस को तो जानते ही होगे, है ना? हैरी, जिसे चीथड़ों का ढेर समझ रहा था, उसने खर्राटा लिया और एक झटके से जाग गया। कि किसी ने मेरा नाम लिया? मंडगस नींद में बोला। मैं सीरियस की बात से सहमत हूँ। उसने एक बहुत मटमैला हाथ हवा में उठा दिया, जैसे वोट दे रहा हो। उसकी उनींदी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही थी। जिनी हंस पड़ी। जब सभी टेबल के चारों तरफ बैठ गए तो सीरियस बोला, मंडगस, मीटिंग खत्म हो चुकी है। हैरी आ गया है। अच्छा? मंडगस ने अपने बिखरे बालों के बीच से हैरी को देखते हुए कहा। ओह हाँ, सचमुच आ गया है। तुम ठीक हो हैरी? हाँ, हैरी ने कहा। मंडगस ने हैरी को एकटक देखते समय अपनी जेब टटोली और उसमें से गंदा सा काला पाइप बाहर निकाला। उसने पाइप को मुंह में फंसाया, छड़ी से उसे सुलगाया और सांस खींची। कुछ ही सेकंड में वह हरे धुएं के बड़े बड़े बादलों में घिर गया। बादलों के बीच से वह बोला, माफी चाहता हूँ। मिसेस वीजली गुस्से में बोली, मंडगस, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ कि मेरे किचन में पाइप मत पिया करो, खासकर जब हम खाना खाने वाले हों। ओह, मंडगस ने कहा, ठीक है, माफ करना मॉली। जब मंडगस ने पाइप दोबारा जेब में रख लिया तो धुएं का बादल गायब हो गया, लेकिन इसके बाद भी जलते मोजों जैसी तीखी बदबू आती रही। और आधी रात से पहले डिनर चाहिए तो किसी को मेरी मदद करनी पड़ेगी, मिसेस वीजली ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं हैरी, तुम नहीं, तुम जाओ, वही बैठे रहो। तुम काफी लंबा सफर करके आ रहे हो, टोंक्स ने उत्साह से आगे बढ़ते हुए कहा। मैं कौन सा काम करूं मॉली?
मिसेस वीजली भयभीत दिखने लगी और झिझकते हुए बोली, ओह नहीं, तुम भी रहने दो टोंक्स, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुमने आज काफी काम कर लिया है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं मदद करना चाहती हूँ, टोंक्स ने उत्साह से कहा और ड्रेसर की तरफ बढ़ते समय रास्ते की एक कुर्सी गिरा दी। जिनी ड्रेसर से छुरी कांटे निकाल रही थी। कुछ ही समय में मिस्टर वीजली की निगरानी में भारी भरकम चाकू अपने आप मीट और सब्जी काटने लगे। मिसेस वीजली आग के ऊपर रखी देगची में चम्मच को चला रही थी। बाकी सभी लोगों ने पेंट्री से प्लेटें, प्याले और खाना निकाला। हैरी टेबल पर सीरियस और मंडगस के साथ बैठा हुआ था। मंडगस अब भी पलके झपकाते हुए अफसोस से उसकी तरफ ताक रहा था। उसने पूछा, उसके बाद मिसेस फिग से मिले थे? नहीं, हैरी ने कहा, उसके बाद मैं किसी से नहीं मिला। मंडगस ने आगे झुकते हुए सफाई देने के अंदाज में कहा, देखो, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन पैसे कमाने का इतना सुनहरा अवसर आ गया था कि तभी हैरी के घुटनों से कोई चीज टकराई, जिससे वो चौंक गया। ये हरमाइनी के छोटे पैरों वाली बिल्ली क्रुक्शैंस थी। वो पहले तो हैरी के पैरों के चारों तरफ मंडराकर घुरघुराते हुए अपने प्यार का इजहार करती रही, फिर उछलकर सीरियस की गोद में चढ़ी और वहीं बैठ गई। सीरियस ने बेध्यानी से उसके कान के पीछे खुजाया और गंभीर चेहरे के साथ हैरी की तरफ मुड़ा। छुट्टियां अच्छी बीती? हैरी ने कहा। नहीं, बेकार बीती। पहली बार सीरियस के चेहरे पर मुस्कान दिखी। क्या पता तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो तुम्हारी छुट्टियां ठीक ही थी। क्या? हैरी ने अविश्वास से कहा। तुम्हारी जगह मैं होता तो दम पिशाचों के हमलों का स्वागत करता। अपनी आत्मा के लिए आर पार के संघर्ष से मेरी बोरियत तो दूर हो जाती। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन कम से कम तुम बाहर तो घूमे फिरे हो, अपने हाथ पैरों को तो सीधा कर रहे थे, दम पिशाचों से मुकाबला तो कर रहे थे। मैं तो 1 महीने से इस मकान में कैद हूँ। हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्यों? क्योंकि जादू मंत्रालय अब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वोल्डेमॉर्ट को अब तक ये पता चल गया होगा कि मैं इच्छाधारी नरपशु हूँ। वर्मटेल ने उसे बता दिया होगा, इसलिए मेरे वेश बदलने से अब कोई फायदा नहीं होगा। मैं माया पंछी के समूह के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, कम से कम डम्बलडोर को तो यही लगता है। सीरियस ने जिस तरह से डम्बलडोर का नाम लिया, उससे हैरी समझ गया कि वह भी उनसे खास खुश नहीं था। हैरी अपने गॉडफादर के प्रति अचानक ज्यादा प्रेम महसूस करने लगा। उसने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि क्या हो रहा है। ओह हाँ, सीरियस ने व्यंग से बोला। मैं स्नेप की रिपोर्ट सुनता हूँ, मैं उसके ताने सुनता हूँ कि वो अपने जाम जोखिम में डाल रहा है, जबकि मैं कुर्सी पर बैठकर मजे कर रहा हूँ। वो मुझसे पूछता है कि सफाई का काम कैसा चल रहा है। हैरी ने पूछा, कौन सी सफाई? सीरियस ने हाथ हिलाकर किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इस जगह को रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मेरी माँ की मौत हुई थी, उसके बाद से यहाँ कोई नहीं रहता था। 10 साल से यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा घरेलू जिन रह रहा था, लेकिन वह आलसी हो चुका है। उसने तब से साफ सफाई का कोई काम नहीं किया है। सीरियस, मंडगस ने कहा, जो बातचीत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि एक खाली प्याले को गौर से देख रहा था। यह ठोस चांदी का है ना दोस्त? हाँ, सीरियस ने कहा और प्याले को नापसंदगी के भाव से देखा। 15वीं सदी में पिशाचों द्वारा शुद्ध चांदी से बनाया गया है, जिस पर ब्लैक खानदान की मोहर लगी है। मोहर तो हट भी सकती है। मंडगस बुदबुदाया और प्याले को अपनी आस्तीन से पोंछने लगा। तभी मिसेस वीजली चीख उठी, फ्रेड, जॉर्ज, नहीं, इन्हें उठा कर ले जाओ। हैरी, सीरियस और मंडगस ने मुड़कर देखा तथा फौरन टेबल से दूर छलांग लगा दी। फ्रेड और जॉर्ज शोरबे की बड़ी कढ़ाई, बटर बियर की लोहे की सुराही और चाकू सहित लकड़ी के भारी ब्रेडबोर्ड को जादू से उड़ाकर टेबल तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई और शोरबा टेबल पर फैलता हुआ एकदम कोने के पास जाकर ठहरा, जिससे टेबल की सतह पर एक लंबा काला निशान बन गया। बटर बियर की सुराही एक धमाके के साथ गिरी और बटर बियर हर तरफ छलक गई। ब्रेडबोर्ड का चाकू भी गिर गया, जिसकी नोक टेबल पर ठीक उसी जगह धंस गई जहां कुछ पल पहले सीरियस का दाहिना हाथ था। मिसेस वीजली चिल्लाई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब तुम्हें जादू करने की इजाजत मिल गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर छोटे छोटे काम के लिए तुम अपनी छड़ियां लहराते फिरो। हम तो बस समय बचाने की कोशिश कर रहे थे मम्मी, फ्रेड ने टेबल से चाकू को जल्दी से निकालते हुए कहा। माफ करना सीरियस, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे।
हैरी और सीरियस दोनों ही हंसने लगे। बहरहाल मंडगस हटने की कोशिश में अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिर गया था और उठते समय गालियां बक रहा था। क्रुक्शंस गुस्से से फुफकारती हुई अलमारी के नीचे चली गई, जहां से उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लड़कों, मिस्टर वीजली ने शोरबे की कढ़ाई को टेबल के बीच में रखते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। अब तुम बालिग हो चुके हो, तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुम्हारे किसी भाई ने हमें इतना परेशान नहीं किया, मिसेस वीजली जुड़वा भाइयों से गुस्से में बोली, और उन्होंने टेबल पर बटर बियर की दूसरी सुराही इतनी जोर से पटकी कि उससे भी पहली वाली सुराही जितना ही बटर बियर छलक गई। बिल को कुछ कदम दूर रहने के लिए कभी अंतर्ध्यान होने की जरूरत महसूस नहीं हुई। चार्ली ने सामने दिखने वाली हर चीज पर जादू नहीं किया। पर्सी, वे अचानक रुक गईं। उन्होंने घबराकर अपने पति की तरफ देखा, जिनके चेहरे का भाव अचानक सख्त हो गया था। बिल ने जल्दी से कहा, चलो खाना खाते हैं। यह बहुत अच्छा दिख रहा है मॉली, ल्यूपिन ने एक प्लेट में शोरबा डालकर टेबल के पार बैठी मिसेस वीजली को देते हुए कहा। कुछ पल तक खामोशी छाई। जब सभी लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो सिर्फ प्लेटों, छुरी कांटों और कुर्सियों की आवाजें आती रहीं। फिर मिसेस वीजली सीरियस की तरफ मुड़ी। सीरियस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि ड्राइंग रूम की डेस्क में कोई चीज बंद है। ये खड़खड़ करती है और हिलती रहती है। लगता है बहरूपिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे बाहर निकालने के पहले हमें लेस्टर से अंदर देखने के लिए कहना चाहिए। सीरियस ने उदासीनता से कहा, जैसा आप चाहें। मिसेस वीजली ने आगे कहा, वहां पर्दों के पीछे डॉक्सी भरे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम कल उन्हें निकालने की कोशिश करें। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ, सीरियस ने कहा। हैरी को उसकी आवाज में व्यंग का पुट सुनाई दे रहा था, लेकिन बाकी किसी को सुनाई नहीं दिया। हैरी के सामने बैठी टोंक्स अपनी नाक का रूप बदलकर हरमाइनी और जीनी का मनोरंजन कर रही थी। हर बार वो अपनी आंखें सिकोड़ लेती थी और उसके चेहरे पर दर्द का वैसा ही भाव आ जाता था जैसा हैरी के बेडरूम में आया था। उसकी नाक चोट जैसे आकार में फूली और स्नेप की नाक जैसे दिखने लगी। फिर वो सिकुड़ कर बटन मशरूम के आकार की हो गई और फिर दोनों नथुनों से बहुत से बाल निकल आए। स्पष्ट रूप से मनोरंजन का यह कार्यक्रम हर दिन चलता था, क्योंकि हरमाइनी और जिनी अपनी पसंदीदा नाकों का आग्रह कर रही थी। टोंक्स, सुअर जैसी बनाओ। टोंक्स ने ऐसा ही किया और हैरी को ऊपर देखते समय ऐसा लगा जैसे डडली लड़की के वेश में टेबल के पार बैठकर मुस्कुरा रहा है। मिस्टर वीजली, बिल और ल्यूपिन पिशाचों के बारे में गहन चर्चा में डूब गए थे। बिल ने कहा, उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें उसके लौटने पर यकीन है भी या नहीं। जाहिर है, हो सकता है वे किसी का पक्ष न लें। हो सकता है वे इस झमेले से दूर ही रहें। मुझे लगता है कि वे तुम जानते हो कौन की तरफ कभी नहीं आएंगे, मिस्टर वीजली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके कारण उन्होंने काफी दुख उठाए हैं। वो पिशाच परिवार याद है जिसकी उसने पिछली बार नॉगिनटम के पास हत्या कर दी थी, ल्यूपिन बोले। मुझे लगता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो उन्हें क्या देने का प्रस्ताव रखता है, और मैं सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने उन्हें सदियों से स्वतंत्रता नहीं दी है। अगर वोल्डेमॉर्ट ने उनके सामने स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव रखा तो हो सकता है कि वे इस लालच में फंस जाएं। बिल, क्या तुम रैनकॉक को अपनी तरफ करने में कामयाब हुए? वह इस वक्त जादूगरों का विरोधी है, बिल ने कहा। वो बैगमैन के कारण गुस्सा है। उसे लगता है कि मंत्रालय ने उसे बचाया है। पिशाचों ने उसे जो सोना उधार दिया था वो उन्हें अभी तक वापस नहीं मिला है। बिल के बाकी के शब्द टेबल के बीच से उठने वाले ठहाके में डूब गए। फ्रेड, जॉर्ज, रॉन और मंडगस अपनी कुर्सियों पर हंसी के मारे लोट-पोट हो रहे थे। मंडगस के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो बोला, और फिर तुम यकीन करोगे, उसने मुझसे कहा, बताओ मंडगस, तुम ये मेढक कहाँ से लाए, क्योंकि किसी बदमाश ने मेरे मेढक चुरा लिए हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा बिल, तुम्हारे सभी मेढक चुरा लिए? तब तो तुम्हें और मेढक चाहिए होंगे। और लड़कों, मेरी बात का यकीन करो, उस मूर्ख आदमी ने अपने ही सारे मेंढक मुझसे दोबारा खरीद लिए और उसके बदले में मुझे इतने पैसे दिए जितनी पहली बार खरीदने पर भी नहीं दिए थे। जब रॉन टेबल पर हंसी से दोहरा हो गया तो मिसेस वीजली तीखी आवाज में बोली, मंडगस, मुझे नहीं लगता हमें तुम्हारे बिजनेस के बारे में और कुछ सुनने की जरूरत है। मॉली, मंडगस ने फटफटा कर अपनी आंखें पोंछते हुए हैरी को आंख मारी। लेकिन तुम तो जानती हो, विल ने उन मेंढकों को वाटी हैरिस से चुराया था, इसलिए मैं दरअसल कोई गलत काम नहीं कर रहा था, मिसेस वीजली ने ठंडेपन से कहा।
मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी सही और गलत की परिभाषा कहाँ से आती है मंडगस, लेकिन लगता है तुम कुछ महत्वपूर्ण सबक पढ़ना भूल गए हो। फ्रेड और जॉर्ज ने अपने चेहरे बटर बियर के प्यालों में छिपा लिए। जॉर्ज हिचकियां लेने लगा। न जाने क्यों मिसेस वीजली ने सीरियस को कहरढाती नजरों से देखा और फिर उठकर पुडिंग लाने चली गई। हैरी ने मुड़कर अपने गॉडफादर को देखा। सीरियस धीरे से बोला, मॉली को मंडगस पसंद नहीं है। हैरी ने बहुत धीमे से पूछा, वह समूह में कैसे है? वह काम का है, सीरियस बुदबुदाया। वो सारे बदमाशों को जानता है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि वह खुद भी बदमाश है। लेकिन डम्बलडोर ने एक बार उसे मुश्किल से बचाया था, इसलिए वह उनके प्रति बहुत वफादार है। मनगस जैसे बदमाश के समूह में रहने से आपके फायदे हैं। वह ऐसी बातें सुन लेता है जो हम नहीं सुन पाते। लेकिन मॉली सोचती है कि उसे डिनर के लिए नहीं रोकना चाहिए। उसने तुम्हारी निगरानी में लापरवाही की थी और इस बात के लिए मॉली ने उसे अब तक माफ नहीं किया है। बाद में हैरी ने खाना और कस्टर्ड इतना जमकर खाया कि उसकी जीन्स कमर पर कसने लगी, जो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वह जीन्स पहले डडली पहनता था। जब उसने अपनी चम्मच नीचे रखी तब तक बातचीत बंद हो चुकी थी। मिस्टर वीजली कुर्सी से टिककर बैठे थे और उनके चेहरे के संतुष्टि के भाव बता रहे थे कि उन्होंने छक्कर खाया था। टोंग्स हाथ पर फैलाते हुए जम्हाई ले रही थी। उसकी नाक अब दोबारा सामान्य हो चुकी थी। जिनी ने क्रुक्शंस को अलमारी के नीचे से बुला लिया था और अब वो फर्श पर आलती पालती मारकर बटर बियर की बोतल के ढक्कन लुढ़का रही थी ताकि क्रुक्शंस उनका पीछा करे। मिसेस वीजली ने जमाई लेते हुए कहा, मुझे लगता है अब सोने का समय हो गया है। अभी नहीं मॉली। सीरियस ने अपनी खाली प्लेट दूर खिसकाई और हैरी की तरफ देखने लगा। मैं तुम पर हैरान हूँ। मैंने सोचा था कि आते ही सबसे पहला काम तुम यह करोगे कि वोल्डेमॉर्ट के बारे में सवाल पूछने लगोगे। कमरे का माहौल इतनी तेजी से बदल गया जैसे वहां पर दम पिशाच आ गए हों। कुछ सेकंड पहले सभी सुस्त और उनिंदे दिख रहे थे, लेकिन अब सभी चौकस, यहाँ तक कि तनावपूर्ण हो गए थे। वोल्डेमॉर्ट के नाम से टेबल के चारों तरफ जैसे दहशत का माहौल बन गया था। ल्यूपिन शराब की चुस्की लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना प्याला धीरे धीरे नीचे रख दिया था और सावधानी से देखने लगे। हैरी ने गुस्से से कहा, मैंने पूछा था, मैंने रॉन और हर्माइनी से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें समूह में शामिल होने की इजाजत नहीं है, इसलिए। उन्होंने सही कहा था, मिसेस वीजली बोली। तुम अभी बहुत छोटे हो। वे अपनी कुर्सी पर तन कर बैठ गई थीं। उनके बंधे हुए हाथों की मुट्ठियां भी बंध चुकी थीं। उनके चेहरे पर अब आलस का नामो निशान भी नहीं था। सीरियस ने पूछा, सवाल पूछने के लिए माया पंछी के समूह में शामिल होना कब से जरूरी हो गया? हैरी उस मगलू घर में 1 महीने से कैद रहा है। उसे यह जानने का हक है कि जादूगरों की दुनिया में क्या हो रहा है। जरा ठहरो, जॉर्ज ने जोर से बीच में टोका। फ्रेड ने गुस्से से पूछा, हैरी के सवालों का जवाब कौन देगा? जॉर्ज ने कहा, हम आपसे 1 महीने से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें अब तक एक भी बेहुदा चीज नहीं बताई है। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, तुम लोग समूह में नहीं हो, फ्रेड ने अपनी मम्मी की तीखी आवाज की नकल करते हुए कहा। हैरी तो अभी नाबालिग है, सीरियस ने शांति से कहा। अगर तुम्हें ये नहीं बताया गया है कि समूह में क्या हो रहा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। यह तुम्हारे मम्मी डैडी का फैसला है। दूसरी तरफ हैरी, तुम्हें यह फैसला लेने का कोई हक नहीं है। हैरी के लिए क्या अच्छा है, मिसेस वीजली ने तीखेपन से कहा। आमतौर पर दयालु दिखने वाला उनका चेहरा इस वक्त खतरनाक दिख रहा था। मुझे लगता है कि तुम डम्बलडोर की बात तो नहीं भूले होगे। कौन सी बात? सीरियस ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। वो वाली बात कि हैरी को जितना जानने की जरूरत है उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जाए, मिसेस बीजली ने जरूरत शब्द पर जोर देते हुए कहा। रॉन, हर्माइनी, फ्रेड और जॉर्ज के सिर कभी सीरियस तो कभी मिसेस बीजली की तरफ मुड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे टेनिस मैच की रैली देख रहे हों। जिन्हीं घुटनों के बल झुकी हुई थी और उसके आसपास बटर बियर की बोतलों के कई कॉर्क पड़े हुए थे। वो अपना मुंह खोलकर इस मुठभेड़ को देख रही थी। ल्यूपिन की आंखें सीरियस पर जमी हुई थी। सीरियस ने कहा, मॉली, उसे जितना जानने की जरूरत है उससे ज्यादा मैं उसे बताने भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि उसी ने वोल्डेमॉर्ट को लौटते देखा है। वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर टेबल के आसपास पे बैठे लोग एक बार फिर कांप गए, इसलिए उसे बाकी लोगों से ज्यादा जानने का हक है, मिसेस वीजली ने सीरियस की बात काटते हुए कहा। वह माया पंछी के समूह का सदस्य नहीं है। वह सिर्फ 15 साल का है और वह समूह के ज्यादातर लोगों के बराबर बहादुरी दिखा चुका है, सीरियस ने कहा।
और उसने कई लोगों से तो ज़्यादा बहादुरी दिखाई है। कोई भी उसकी बहादुरी से इनकार नहीं कर रहा है, मिसेस वीजली ने कहा। अब उनकी आवाज़ ऊंची हो गई थी और उनकी मुट्ठियां कुर्सी के हत्थों पर कांपने लगी थी। लेकिन वह बच्चा नहीं है, सीरियस ने अधीरता से कहा। वह बालिग भी नहीं है, मिसेस वीजली ने कहा और उनके गाल लाल होने लगे। सीरियस, वो जेम्स नहीं है, सीरियस ने ठंडे लहजे में कहा। मॉली, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो कौन है, मिसेस वीजली बोली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मालूम है। जब तुम उसके बारे में बात करते हो तो कई बार ऐसा लगता है जैसे तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त वापस मिल गया है, हैरी ने कहा। तो इसमें गलत क्या है? हैरी, इसमें गलत यह है कि तुम्हारी शक्ल भले ही जेम्स जैसी हो, लेकिन तुम जेम्स नहीं हो, मिसेस बीजली ने कहा और उनकी आंखें अब भी सीरियस पर गड़ी हुई थीं। तुम अब भी स्कूल में ही पढ़ते हो और तुम्हारे लिए जिम्मेदार वयस्कों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैं गैर जिम्मेदार गॉडफादर हूँ, सीरियस ने तेज आवाज में कहा। इसका मतलब यह है सीरियस कि तुम जल्दबाजी में काम करने के लिए मशहूर हो, इसलिए तो डंबलडोर तुम्हें बार बार घर के अंदर रहने को याद दिलाते हैं। और सीरियस ने जोर से कहा, बेहतर होगा कि आप इस मामले में डंबलडोर को दूर ही रखें। आर्थर, मिसेस वीजली अपने पति की तरफ मुड़ते हुए बोली। आर्थर, मेरी मदद करो। मिस्टर वीजली तत्काल कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना चश्मा उतारकर धीरे से दुशाले से साफ किया, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा। चश्मे को सावधानी से अपनी नाक पर चढ़ाने के बाद ही उन्होंने जवाब दिया, मॉली, डंबलडोर भी जानते हैं कि अब स्थिति बदल गई है। वे मानते हैं कि चूंकि अब हैरी मुख्यालय में रहने वाला है, इसलिए उसे कुछ हद तक सारी जानकारी दे देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब देना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से, ल्यूपिन ने आखिरकार सीरियस से नजरें हटाकर धीमे से कहा। मिसेस बीजली इस आशा में उनकी तरफ मुड़ी कि आखिरकार अब उन्हें एक समर्थक मिल गया है। मुझे लगता है कि हैरी को सच्चाई बता देनी चाहिए। सारी सच्चाई नहीं मॉली, बल्कि मोटी मोटी बातें। यह अच्छा रहेगा कि वह दूसरों की गलत और गड़बड़ जानकारी के बजाय हमसे सच्चाई जान ले। हैरी समझ गया कि कम से कम ल्यूपिन तो यह बात जानते थे कि कुछ विस्तारित कान मिसेस वीजली की पकड़ में नहीं आए थे। अच्छी बात है, मिसेस वीजली ने गहरी सांस लेते हुए इस उम्मीद में चारों तरफ देखा कि कोई तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन जब किसी ने भी ऐसा नहीं किया तो वे आगे बोली। अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ कि मेरी बात से कोई सहमत नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, डंबलडोर के पास कोई तो कारण होगा जो वे हैरी को ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते होंगे। मैं तो हैरी का भला चाहती हूँ। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, सीरियस ने धीरे से कहा। वह बेटे जैसा ही है, मिसेस वीजली ने आक्रोश से कहा। उसके पास और कौन है? उसके पास मैं हूँ। हाँ, मिसेस वीजली ने अपना होठ सिकोड़कर कहा। दिक्कत यह है कि जब तुम अजगबान में कैद थे तो उसकी देखभाल करना तुम्हारे लिए मुश्किल था, है ना? सीरियस अपनी कुर्सी से उठने लगा। मॉली, इस टेबल पर सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे हैरी की चिंता है, ल्यूपिन ने तीखी आवाज में कहा। सीरियस, बैठ जाओ। मिसेस वीजली का निचला होंठ कांपने लगा। सीरियस धीरे से अपनी कुर्सी में दोबारा धंस गया। उसका चेहरा सफेद हो गया था। मुझे लगता है कि इस बारे में हैरी की राय जान लेना चाहिए, ल्यूपिन ने कहा। वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। हैरी ने तपाक से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। उसने मिसेस बीजली की तरफ नहीं देखा। उनकी यह बात उसके दिल को छू गई थी कि वे उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, लेकिन वह उनके अति संरक्षणवादी तरीके से बेचैन हो उठा। सीरियस ने सही कहा था, वह अब बच्चा नहीं है, मिसेस बीजली ने टूटती आवाज में कहा। बहुत बढ़िया, जिनी, रॉन, हर्माइनी, फ्रेड, जॉर्ज, मैं चाहती हूँ तुम लोग इस किचन से बाहर चले जाओ, अभी। तत्काल कोहराम मच गया। फ्रेड और जॉर्ज एक साथ चिल्लाए, हम बालिग हैं। रॉन चिल्लाया, अगर हैरी सुन सकता है तो मैं क्यों नहीं? जिनी ने सुबकते हुए कहा, मम्मी, मैं भी सुनना चाहती हूँ। नहीं, मिसेस वीजली खड़े होकर चिल्लाई और उनकी आंखें पहले से ज्यादा चमकने लगी। मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। मॉली, तुम फ्रेड और जॉर्ज को नहीं रोक सकती, मिस्टर वीजली ने थके अंदाज में कहा। वे लोग बालिग हो चुके हैं। वे अब भी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कानूनन अब वे बालिग हैं, मिस्टर वीजली ने उसी थके अंदाज में जवाब दिया।
मिसेस वीजली का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। अच्छा ठीक है, फ्रेड और जॉर्ज यहाँ रुक सकते हो, लेकिन रॉन, हैरी वैसे भी मुझे और हरमाइनी को सारी बात बता देगा, रॉन ने जोश से कहा। है ना, है ना हैरी? उसने हैरी की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा। एक पल के लिए तो हैरी के मन में आया कि वह रॉन से कह दे कि वह उसे एक शब्द भी नहीं बताएगा और उसे भी उसी तरह अंधेरे में रखेगा जैसा उसने हैरी के साथ किया था, लेकिन रॉन से नजरें मिलाते ही उसके मन से यह दुष्ट भाव गायब हो गया। हैरी ने कहा, और क्या, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रॉन और हरमाइनी के चेहरे खिल उठे। अच्छी बात है, मिसेस वीजली चिल्लाई। ठीक है, जिनी तुम तो अपने बिस्तर पर चलो। जिनी शांति से नहीं गई। सीढ़ियां चढ़ते समय वह गुस्से से भन्नाती रही और अपनी माँ पर भड़ास निकालती रही। जब वो हॉल में पहुंची तो मिसेस ब्लैक की कान फोड़ू चीखों ने कोलाहल बढ़ा दिया। शांति कायम करने के लिए ल्यूपिन जल्दी से उस तस्वीर के पास गए। जब वह लौट कर किचन का दरवाजा बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए तब सीरियस बोला, ठीक है हैरी, तुम क्या जानना चाहते हो? हैरी ने एक गहरी सांस ली और वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग में 1 महीने से कुलबुला रहा था। वोल्डेमॉर्ट कहाँ है? उसने पूछा और नाम को सुनकर सबके कांपने और चौंकने को नजरअंदाज कर दिया। वह क्या कर रहा है? मैं मगलुओं की न्यूज में देख रहा था और अब तक उसके आने का एक भी संकेत नहीं मिला है। किसी अजीब मौत की खबर नहीं मिली है, सीरियस ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई अजीब मौत अब तक हुई ही नहीं है, जहां तक हम जानते हैं, और हम काफी कुछ जानते हैं, ल्यूपिन बोले। उसे जितना लगता है हम उससे ज्यादा जानते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि वह लोगों को नहीं मार रहा है? हैरी ने पूछा। वह जानता था कि वोल्डेमॉर्ट ने पिछले साल ही 1 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी, सीरियस ने कहा, क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। यह उसके लिए खतरनाक साबित होगा। उसकी वापसी वैसी नहीं हो पाई जैसा वह चाहता था। उसने गड़बड़ कर दी, या यूं कहें कि तुमने गड़बड़ कर दी, ल्यूपिन ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी ने चकराते हुए पूछा, कैसे? सीरियस ने कहा, वह नहीं चाहता था कि तुम जिंदा बच जाओ। अपने प्राण भक्षियों को छोड़कर वो किसी को अपने लौटने की भनक नहीं लगने देना चाहता था, लेकिन तुम बच गए और तुमने उसके आने की बात फैला दी। और अपने वापसी की जानकारी वो जिस व्यक्ति को सबसे आखिर में देना चाहता था वो डंबलडोर थे, ल्यूपिन ने कहा, और तुमने डंबलडोर को ही सबसे पहले बता दिया। हैरी ने पूछा, इससे क्या फायदा हुआ? क्या तुम पागल हो गए हो? बिल ने हैरानी से कहा। तुम जानते हो कौन सिर्फ डंबलडोर से ही तो डरता है, सीरियस बोला। तुम्हारी बदौलत डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट के लौटने के 1 घंटे के भीतर ही माया पंछी के समूह को पुनर्जीवित कर दिया। हैरी उन सभी की तरफ देखते हुए पूछा, समूह क्या कर रहा है? सीरियस ने जवाब दिया, पूरी कोशिश कर रहा है कि वोल्डेमॉर्ट अपने इरादों में कामयाब ना हो पाए। हैरी ने जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसके इरादे क्या है? डंबलडोर का अंदाजा है, ल्यूपिन ने कहा, और डंबलडोर के अंदाजे आमतौर पर सही साबित होते हैं। तो डंबलडोर के हिसाब से उसके इरादे क्या हैं? सबसे पहले तो वो अपने समूह को दोबारा खड़ा करना चाहता है, सीरियस ने कहा। पुराने दिनों में उसके पास बहुत सारे लोग थे जो उसके इशारे पर काम करते थे, जादूगर और जादूगरनियां, जिन्हें उसने जादू से या डरा धमकाकर अपना आदेश मानने के लिए मजबूर किया था। उसके वफादार प्राणपक्षी और बहुत सारे अन्य जादुई प्राणी। तुमने कब्रिस्तान में सुना था कि वह दानवों को भी अपने दल में शामिल करने की योजना बना रहा था। वह उन कई समूहों में से एक है जिन्हें वह अपने दल में शामिल करना चाहता है। सिर्फ 1 दर्जन प्राणपक्षियों के दम पर वह जादू मंत्रालय पर कब्जा जमाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो आप लोग उसे ज्यादा समर्थक जुटाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ल्यूपिन ने कहा। कैसे? बिल बोला। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। हम उन्हें सतर्क करना चाहते हैं, लेकिन यह काफी मुश्किल हो रहा है। क्यों? मंत्रालय के रवैये के कारण, टोंक्स ने कहा। हैरी, तुम जानते हो कौन की वापसी के बाद तुमने कॉर्नेलियस फज को देखा था, है ना? देखो, वह अपनी बात से जरा सा भी टस नहीं हुआ है। वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। लेकिन क्यों? हैरी ने हताशा से कहा। वे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर रहे हैं? अगर डंबलडोर... ओह, अब तुमने सही जगह पर उंगली रखी है, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा। डंबलडोर, टोंक्स ने दुखी होकर कहा।
फज उनसे डर रहे हैं। हैरी ने हैरानी से पूछा। डंबलडोर से डर रहे हैं? मिस्टर वीजली बोले। उनके इरादे से डर रहे हैं। फज को लगता है कि डंबलडोर उन्हें मंत्री पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वह खुद जादू मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन डंबलडोर ऐसा नहीं चाहते हैं। जाहिर है वे ऐसा नहीं चाहते हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। वे मंत्री बनना ही नहीं चाहते थे। हालांकि मिलीसेंट बैगनॉल के रिटायर होने के बाद बहुत से जादूगर उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। डंबलडोर के पद ठुकराने के बाद फज मंत्री बन गए, लेकिन वे बात कभी नहीं भूले कि मंत्री बनने के लिए आवेदन न करने के बावजूद डंबलडोर कितने लोकप्रिय थे और उन्हें जनता का कितना समर्थन मिला था। ल्यूपिन बोले। मन ही मन फज जानते हैं कि डंबलडोर उनसे ज्यादा चतुर हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर हैं। मंत्री बनने के बाद शुरुआती दिनों में वे हमेशा डंबलडोर से मदद या सलाह मांगते रहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें सत्ता का चस्का लग गया है और वे अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए हैं। उन्हें जादू मंत्री पद से मोह हो गया है और उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला लिया है कि वे चतुर हैं तथा डंबलडोर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हैरी ने गुस्से से कहा। वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि डंबलडोर इस बारे में झूठ बोल सकते हैं, या मैं इस बारे में झूठ बोल सकता हूँ? सीरियस ने कटुता से कहा। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के वापस लौटने से एक बड़ा संकट आ जाएगा, जिससे मंत्रालय पिछले 14 सालों से बच रहा है। फज इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय वो मुगालता ज्यादा अच्छा है कि डंबलडोर उनकी गद्दी छीनने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ल्यूपिन ने कहा। अब तुम हमारी मुश्किल को समझ गए होगे। अगर मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि वोल्डेमॉर्ट से डरने की कोई बात नहीं है, तो लोगों को उसकी वापसी का यकीन दिलाना बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वे इस बारे में यकीन करना ही नहीं चाहते हैं। यही नहीं, मंत्रालय अब दैनिक जादूगर का सहारा भी ले रहा है कि वो डंबलडोर की अफवाहों को न छापे। इसी कारण जादूगर समुदाय के ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि क्या हुआ है। इस तरह वे प्राणभक्षियों के सम्मोहन शाप के आसान निशाने बन जाते हैं। लेकिन आप सभी तो लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, है ना? हैरी ने मिस्टर वीजली, सीरियस, बिल, मंडगस, ल्यूपिन और टोंग की तरफ देखते हुए कहा। आप लोग बता रहे हैं ना कि वो लौट आया है? वे सब ठंडे अंदाज में मुस्कुराए। सीरियस बेचैनी से बोला। चूंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सामूहिक हत्यारा हूँ, सरफिरा हूँ और मंत्रालय ने मेरे सिर पर 10,000 गैलियन का इनाम रखा है, इसलिए मैं सड़क पर जाकर पर्चे तो नहीं बांट सकता, है ना? और ज्यादातर जादूगर मुझे डिनर पर मेहमान के रूप में नहीं बुलाना चाहेंगे, ल्यूपिन ने कहा। यह नरभेड़िया होने का नुकसान है, सीरियस ने कहा। अगर टोंक्स और आर्थर अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, और हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मंत्रालय के भीतर हमारे जासूस रहें, क्योंकि हमें यकीन है कि वोल्डेमॉर्ट के जासूस वहां पहले से ही होंगे। हम कुछ लोगों को यकीन दिलाने में सफल हुए हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। टोंक्स को ही देख लो, वो इतनी छोटी है कि पिछली बार माया पंछी के समूह में नहीं थी, और हमारे दल में ऑरर्स को शामिल होने में बहुत फायदा है। किंग्सले शेकरबोर्ड भी बहुत काम का है। वो सीरियस को पकड़ने के अभियान का मुखिया है, और वो मंत्रालय को यह जानकारी दे रहा है कि सीरियस तिब्बत में है। लेकिन अगर आप में से कोई भी यह खबर नहीं फैला रहा है कि वोल्डेमॉर्ट लौट आया है, हैरी ने बोलना शुरू किया। किसने कहा कि हम में से कोई भी खबर नहीं फैला रहा है? सीरियस ने कहा। तुम्हें क्या लगता है डंबलडोर इतनी मुश्किल में क्यों है? हैरी ने पूछा। आपका क्या मतलब है? वे लोग डंबलडोर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ल्यूपिन ने कहा। क्या तुमने पिछले हफ्ते का दैनिक जादूगर नहीं पढ़ा? उसमें एक खबर छपी थी कि डंबलडोर के बुढ़ापे और मानसिक अस्थिरता के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जादू महासंघ के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। लेकिन यह सच नहीं था। उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में वोल्डेमॉर्ट की वापसी का ऐलान कर दिया था। उन्हें वाइजनगैमेट यानी जादूगरी न्याय सभा के प्रमुख जादूगर के पद से भी हटा दिया गया है, और लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनका ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास भी छीन लिया जाएगा, बिल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन डंबलडोर कहते हैं कि जब तक उन्हें चॉकलेट में ढक के कार्डों से नहीं हटाया जाता, तब तक उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। यह हंसने वाली बात नहीं है, मिस्टर वीजली ने तीखी आवाज में कहा। अगर वे इसी तरह मंत्रालय की अवहेलना करते रहे तो उन्हें अज़्काबान भी भेजा जा सकता है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें कैद कर लिया जाए। जब तक तुम जानते हो कौन को ये पता है कि डंबलडोर है और उसके इरादों को भांप सकते हैं, तब तक वह सावधानी से कदम उठाएगा। लेकिन अगर डंबलडोर रास्ते से हट जाते हैं तो फिर तुम जानते हो कौन के सामने खाली मैदान होगा, हैरी ने हताशा में पूछा।
लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट जादूगरों को प्राणभक्षी बनाने की कोशिश कर रहा है तो सबको उसके लौटने का पता चल जाएगा, है ना? हैरी, वोल्डेमॉर्ट लोगों के घर जाकर उनके दरवाजे नहीं खटखटाता है, सीरियस ने कहा। उसके पास कई चालें तथा मंत्र हैं और वह लोगों को ब्लैकमेल करता है। वो छिप कर काम करने में माहिर है। चाहे जो हो, समर्थक जुटाना तो सिर्फ एक काम है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। उसकी दूसरी योजनाएं भी हैं, ऐसी योजनाएं जिन पर वह चुपचाप अमल कर सकता है, और इस वक्त वह उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। हैरी ने जल्दी से पूछा, समर्थक जुटाने के अलावा उसकी क्या योजना है? उसे दिख गया था कि सीरियस ने जवाब देने के पहले ल्यूपिन की तरफ देखा। वह चोरी से कोई सामान हथियाना चाहता है। जब हैरी उलझन में दिखा तो सीरियस ने आगे कहा, जैसे कोई हथियार, एक ऐसी चीज जो पिछली बार उसके पास नहीं थी जब वो बहुत शक्तिशाली था। हाँ, किस तरीके का हथियार? हैरी ने पूछा। मृत्युदंशम से भी ज्यादा बुरा? अब बहुत हो गया, मिसेस वीजली ने दरवाजे के पास की छाया में खड़े होकर कहा। हैरी का ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि वे जिनी को ऊपर की मंजिल पर छोड़ने के बाद नीचे आ गई थीं। उनके हाथ बंधे हुए थे और वे बहुत गुस्से में लग रही थीं। उन्होंने फ्रेड, जॉर्ज, रॉन और हर्माइनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी अपने अपने बिस्तर पर जाओ, तुम सभी। फ्रेड ने कहा, आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मिसेस वीजली गुर्राई। फिर उन्होंने सीरियस की तरफ देखते हुए कहा, तुमने हैरी को काफी जानकारी दे दी है। अब अगर तुमने उसे और जानकारी दी तो वह सीधा समूह में शामिल हो जाएगा। क्यों नहीं? हैरी ने जल्दी से कहा, मैं शामिल हो जाऊंगा, मैं शामिल होना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। नहीं। यह आवाज मिसेस वीजली की नहीं बल्कि ल्यूपिन की थी। वे बोले, समूह में सिर्फ बालिग जादूगर ही शामिल हो सकते हैं, ऐसे जादूगर जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। उन्होंने आगे कहा, जब फ्रेड और जॉर्ज ने बोलने के लिए अपने मुंह खोले। इस काम में ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है। सीरियस, मुझे लगता है मॉली की बात सही है, हमने काफी कुछ बता दिया है। सीरियस ने कंधे उचका दिए लेकिन बहस नहीं की। मिसेस वीजली ने अपने बेटों और हरमाइनी को इशारा किया। एक एक करके वे सब उठकर खड़े हुए और हैरी भी मन मारकर उनके पीछे पीछे चल दिया।